हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज डिस्कस करते हैं कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में। तो सबसे पहले इसका मीनिंग देखते हैं। तो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब है कि एग्रीकल्चर के लिए क्रॉप्स और गुड्स मतलब वस्तुओं का प्रोडक्शन मीन्स उत्पादन किसानों द्वारा बाजार में बिक्री के लिए किया जाता है, ना कि अपने खुद के कंजप्शन के लिए मीन्स खुद के यूज़ के लिए। फिर है इंडिया में एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन ब्रिटिश शासन के दौरान शुरू हुआ था। यह भारत के इंडस्ट्रीज को फीड करने के लिए नहीं हुआ था, क्योंकि भारत 18th सेंचुरी के ब्रिटेन, फ्रांस और कई यूरोपियन देशों की तुलना में इंडस्ट्रीज़ के विकास में बहुत पीछे था। देन है थर्ड पैराग्राफ, एग्रीकल्चर के कमर्शलाइजेशन के कई परिणाम थे। द कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हैड मैनी रिजल्ट्स। यह ब्रिटिश प्लांटर्स, ट्रेडर्स, व्यापारियों और मैन्युफैक्चरर्स के लिए फ़ायदेमंद था, जिन्हें सस्ती रेट्स पर कच्चे माल के जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसको मिलने से उन्हें भारी प्रॉफिट कमाने का अपॉर्चुनिटी मिला था। अब देखते हैं कॉजेस ऑफ द कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। फर्स्ट पॉइंट है, अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई लैंड रेवेन्यू की सिस्टम ने कैश में रेवेन्यू की मांग की। अनाज जैसी ट्रेडिशनल क्रॉप्स मीन्स पारंपरिक फसलों के उत्पादन से किसानों को पर्याप्त पैसा नहीं मिल सका। कैश में टैक्सेस का भुगतान करने के लिए उनके लिए कैश क्रॉप्स की खेती करना और हाई टैक्सेस का भुगतान करने के लिए पैसा प्राप्त करना ऑब्लिगेटरी हो गया मीन्स कंपलसरी हो गया। सेकेंड पॉइंट है, द कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वॉज इनवाइटेबल बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन इंडिया। भारत में ब्रिटिश इंडस्ट्रीज की नीति के कारण एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन को आना ही था। एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स का उपयोग इंडियंस द्वारा अपनी लिवलीहुड मीन्स आजीविका के लिए किया जाता था। फूड ग्रेन्स एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन में मेन पार्ट कंपोज करते थे और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ने कच्चे माल का उपयोग किया, लेकिन उनका उपयोग लिमिटेड था मतलब सीमित था। इटेबल्स के द्वारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डोमिनेट किया जाता था। ब्रिटिश अपने इंडस्ट्रीज के लिए एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स का उपयोग करना चाहते थे। अब है कपास, तंबाकू, नील, ये सारी चीज़ें, कॉटन, टबैको, इंडिगो मतलब नील और चाय जैसी कई फसलों की खेती की गई मतलब ये सारी फसलों की खेती की गई क्योंकि ये फसलें उनके इंडस्ट्रीज़ के लिए ज़रूरी थी। थर्ड पॉइंट है, रेलवे, जहाज निर्माण और सड़कों जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट ने बिजनेस के लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट मीन्स अनुकूल वातावरण बनाया। इस वजह से रोजगार के लिए कई अपॉर्चुनिटी मिली। कई लोगों ने नई सेटलमेंट जो लैंड की है उसकी ब्रिटिश नीति के कारण खेती के अपने पारंपरिक काम को खो दिया। जो लोग अभी भी खेत में लगे हुए थे उन्होंने कॉमर्शियल क्रॉप्स को बाज़ार में बेचने की कोशिश की क्योंकि इसकी डिमांड ज़्यादा थी। अब फोर्थ कॉज है, अंग्रेज़ों ने भारत में एक वेल्दी क्लास मीन्स धनी वर्ग जो होता है उसको बनाने की कोशिश की जो उनकी मदद कर सके या मुश्किल समय में उनके प्रति वफादार रह सके। उन्होंने बंगाल में
लैंडलॉर्ड या जमींदार वर्ग और वेस्टर्न इंडिया में मनी लेंडर यानी साहूकार बनाए और इन अमीर साहूकार ने शुरू कर दिया, क्या शुरू कर दिया? लोन को ऑफर करना फार्मर्स को कैश क्रॉप के लिए। देन ये ट्रेडिशनल क्रॉप को ज़्यादा अमाउंट की नीड नहीं थी, लेकिन कैश क्रॉप में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी। फिफ्थ पॉइंट है, भारत में एग्रीकल्चर के कमर्शलाइजेशन के लिए एक और बढ़ावा देने वाला फैक्टर था और वो था इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की गति को प्राप्त करना था। इससे कमर्शलाइजेशन में एक फैक्टर पैदा हुआ क्योंकि ब्रिटिश इंडस्ट्री द्वारा कच्चे माल की मांग को पूरा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर के वस्तुओं का प्रोडक्शन किया गया था। इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को एक्सपांड और उसका विस्तार करने के लिए और ब्रिटिश फाइनेंस कैपिटल मतलब पूंजीवाद के प्रवेश ने भी कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया। अब सिक्स्थ पॉइंट है, सुएज कैनाल के ओपनिंग और अमेरिकन सिविल वॉर जैसी विश्व घटनाओं, वर्ल्ड इवेंट्स ने भी कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर को गति दी। अमेरिका में सिविल वॉर के कारण 1850 में उसके आसपास, कम से कम 1850 के आसपास भारत में कपास की मांग बढ़ गई। किसानों ने इस मौके को इनकैश करने की कोशिश की, यानी एक्सचेंज किया कैश के लिए। कई किसानों ने फूड ग्रेन्स के बजाय कपास की खेती की क्योंकि सिविल वॉर ने अमेरिका के कपास की सप्लाई को डिस्टर्ब कर दिया, मतलब क्या कर दिया? डिस्टर्बेंस पैदा कर दी थी और इस तरह भारतीय कपास की मांग बढ़ते चली गई। इसके अलावा मुफ्त व्यापार की ब्रिटिश नीति ने भी कमर्शलाइजेशन के लिए सफिशिएंट फैक्टर के रूप में काम किया क्योंकि टेक्सटाइल, जूट में मैन्युफैक्चर की गई आइटम को भारतीय बाजारों में मुफ्त प्रवेश मिल सकता था। अब देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ द कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। फर्स्ट पॉइंट है, बढ़ते कमर्शलाइजेशन ने साहूकारों को किसानों का शोषण करने में मदद की। किसान को फसल के तुरंत बाद अपनी प्रोड्यूस मीन्स जो भी क्रॉप्स उगे हैं उससे बेचने के लिए मजबूर किया गया था और जो भी कीमत उसे मिल सकती थी क्योंकि उसे सरकार, जमींदार और साहूकार की मांगों को समय पर पूरा करना था। अब सेकंड पॉइंट है, हाई रेवेन्यू डिमांड्स इंडियन एग्रीकल्चर की तबाही का कारण बना। क्यों बना? क्योंकि इससे 19th सेंचुरी में गरीबी और एग्रीकल्चर में गिरावट हुई। इसने किसान को साहूकार के चंगुल में फंसने के लिए मजबूर कर दिया। फिर एज अ रिजल्ट साहूकारों ने उन्हें पैसे दिए और भारी मुनाफा कमाया। यदि गरीब किसान लोन चुका नहीं पाते तो उनकी लैंड जब्त कर ली जाती थी। कमर्शलाइजेशन केवल ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट, व्यापारियों और साहूकारों के लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ। इसमें भारतीय जनता का बेरहमी से शोषण किया गया था। खेती के क्षेत्र में कमी के कारण फूड ग्रेन्स की कीमत बढ़ गई। यह अकाल का मुख्य कारण भी बन गया था। थर्ड पॉइंट है, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर भारत में अकाल के कारण में से एक था। उत्तर प्रदेश में अकाल पड़ा। कब अकाल पड़ा? 1860 से 61 के बीच में और 2 लाख से ज़्यादा लोगों की जान चली गई।
5 से 66 में उड़ीसा, बंगाल और बिहार में 20 ब्लैक पीपल अकाल से मारे गए। सबसे भीषण अकाल 1876 से 77 में मद्रास, मैसूर, हैदराबाद और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में पड़ा, जहां कई लोग मारे गए। बिपिन चंद्र के अनुसार ये अकाल नेचुरल नहीं थे, बल्कि ये मैन मेड थे। भारत के नेचुरल रिसोर्सेज का बेरहमी से शोषण किया गया था। कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के परिणाम में बढ़ती आबादी को बनाए रखने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिल सका। 4th पॉइंट है, भारतीय साहूकारों ने कॉमर्शियल क्रॉप्स की खेती करने के लिए किसानों को कैश एडवांसेस दिया, और अगर किसान उसे समय पर वापस भुगतान नहीं कर पाए तो किसानों की लैंड साहूकारों के ओनरशिप में आ जाती थी। दुख और बढ़ गया क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन हर साल बढ़ रही थी। ठीक है, लैंड पर बढ़ते प्रेशर के कारण लैंड का फ्रेगमेंटेशन हो रहा था, मतलब लैंड टुकड़ों में ब्रेक हो रहा था, और भारत में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की मॉडर्न तकनीकों को पेश नहीं किया गया था। अब है, गरीब किसान को फसल कटाई के तुरंत बाद अपनी प्रोड्यूस को बेचने के लिए मजबूर किया गया था, और जो भी कीमत उन्हें मिल सकती थी, क्योंकि उसे सरकार, ज़मींदार, साहूकार और अपने परिवार के सदस्यों की रिक्वायरमेंट की मांगों को समय पर पूरा करना था। फिर उसके बाद उसे ग्रेन मर्चेंट मींस अनाज व्यापारी के पैसे पर रखा, जो शर्तों को निर्धारित करने की पोजीशन या स्थिति में था, और उसने अपनी प्रोड्यूस को मार्केट प्राइस से बहुत कम पर खरीदा था। इस प्रकार एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में बढ़ते व्यापार का एक बड़ा हिस्सा व्यापारी द्वारा प्राप्त किया गया था, जो अक्सर गांव के साहूकार भी थे। 5th पॉइंट है, इससे भारत के गरीब लोगों पर एडवर्सली इफेक्ट मतलब हार्मफुल इफेक्ट पड़ा। उनके लिए पर्याप्त भोजन को पाना भी मुश्किल हो गया था। इसके अलावा एग्रीकल्चर लैंड को ट्रेडेबल कमोडिटी बनाकर रखा, मीन्स व्यापार योग्य वस्तु बनाकर रखा। किसान ने अपनी सुरक्षा की भावना खो दी। हाई लैंड रेवेन्यू की मांग ने उन्हें हाई इंटरेस्ट रेट्स मतलब ज़्यादा ब्याज पर साहूकार ने लोन लेने के लिए मजबूर किया। समय पर लोन का भुगतान कर नहीं पाना का मतलब है कि हाई इंटरेस्ट रेट्स पर साहूकार को लैंड का नुकसान था। इससे लैंड एलिनेशन मीन्स भूमि अलगाव और मजदूरों की संख्या बढ़ गई, जिनकी स्थिति विशेष रूप से प्लांटेशन इंडस्ट्री पैथेटिक थी, मीन्स दयनीय थी और मिजरेबल थी। 6th पॉइंट है, अब इंडियन एग्रीकल्चर के कमर्शलाइजेशन की ब्रिटिश नीति के कारण बहुत सारे भारतीय लोग पूरी तरह से सफ़र कर रहे थे। इसके परिणाम में फूड क्रॉप्स की खेती के अंडर एरिया कम हो गया। कमर्शलाइजेशन का सबसे बुरा प्रभाव यूरोपियन लोगों के हाथों भारतीय किसानों का ऑपरेशन था, मीन्स अत्याचार था, और इसकी एक्सप्रेशन मिली फेमस इंडिगो रिवॉल्ट 1859 में। Moreover, commercialization of Indian agriculture manifested in a series of famines which took a heavy toll of life. इसके अलावा भारतीय कृषि का कमर्शलाइजेशन अकाल की एक सीरीज में प्रकट हुआ, जिसने जीवन का भारी नुकसान उठाया। So, thank you for watching this lecture. Please subscribe to my channel.